दोस्तों, इस कहानी को अधूरी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि ये कहानी काफी खौफनाक है। राज और अनीता को घूमने का बड़ा शौक था। जब भी वक्त मिलता तो छुट्टी लेकर शहर के भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर पहाड़ों और जंगलों में वो घूमने निकल जाते। इस बार भी वो अपने शहर से काफी दूर घूमने आए थे। शाम होने का समय हो गया था, इसीलिए घूम फिरकर वापस जाने लगे। लेकिन कोई एक मोड़ गलत ले लिया और दोनों उस घने जंगल में खो गए। अब सवाल यह था कि रात इस जंगल में कैसे कटेगी। फोन में नेटवर्क नहीं था। रास्ते पे धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था और जंगल घना होता जा रहा था। रास्ता ढूंढते ढूंढते राज और अनीता एक मोड़ पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक काफी पुराना सा घर देखा। घर बाहर से देखने में काफी खराब लग रहा था, लेकिन जंगली जानवरों से बचने के लिए ठीक था। ऐसी रात में हर एक आवाज डरावनी लगती है। राज ने उस घर के दरवाजे को खोलना चाहा। वो हाथ लगाते ही समझ गया कि यह दरवाजा कई सालों या महीनों से बंद है। थोड़ा जोर लगाने से दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ धीरे से खुल गया। अंदर घुसते ही सीलन जैसी सड़ी और गंदी सी बदबू ने उन्हें कुछ देर तक नाक बंद कर सांस रोकने पे मजबूर कर दिया। एक वक्त के लिए उन्होंने बाहर निकलकर रास्ता ढूंढना ठीक समझा, लेकिन जंगली जानवरों की डरावनी आवाजों ने उनके कदम और उनकी हिम्मत दोनों को वहीं रोक दिया। अंदर फोन के टॉर्च की रोशनी में एक कोने में आग जलाने की जगह बनी हुई दिखी और नीचे एक फटा पुराना सा कालीन बिछा हुआ था। कुछ लकड़ियां पड़ी थीं अगल बगल। उसी को समेटकर आग जलाई और वहीं बैठ गए। एक नजर घुमाई तो देखा ज्यादा कुछ नहीं था वहां। कुछ टूटा फूटा फर्नीचर और एक पलंग जो 3 टांगों पर खड़ा था, और यह सब धूल से ढका हुआ था। बैठे बैठे जब ठंड लगने लगी तो वही कालीन ओढ़ लिया और आग को तापते तापते दोनों की आंख लग गई। मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा कि राज और अनीता की आंख एक आवाज के साथ खुल गई। वो आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी और साफ समझ आ रहा था कि बाहर कोई चल रहा है। राज ने अनीता को वहीं बैठे रहने का इशारा किया और खुद खिड़की की ओर गया। उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी तो नजर घुमाकर दीवार के ओर देखा। पूरी दीवार पर लिखा था, मौत, मौत, मौत। दोनों की आंखें चौड़ी हो चुकी थीं। दीवार पे जो लिखा था चमक रहा था। छू कर देखा तो रंग अभी तक सूखा नहीं था। हाथ करीब लाकर महक ली तो राज को पता चला कि वो रंग नहीं, खून था। खौफ से राज का गला सूखा पड़ गया था। पलटकर जब खिड़की से झांक कर देखा तो अंधेरे में कोई नहीं दिखा उसे। मुड़कर उसने अनीता से पूछा कि तुमने भी सुनी ना कदमों की आवाज? अनीता ने डरी हुई निगाहों से देखा और सिर हिलाकर हामी भरी ही थी कि दोनों ने साफ साफ सुना। राज डरते डरते खिड़की से उसी घने अंधेरे में झांक कर बोला, कौन है वहां? हाँ? कौन है? बदले में किसी ने आवाज नहीं दी, पर अपने मौजूदगी का एहसास कराने के लिए उसने आवाज की। एक पल के लिए राज के दिमाग में एक बात आई। उसने अनीता से भी वही कहा। अब ये भी तो हो सकता है ना कि हम फिजूल में डर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई बाहर है जो बोल नहीं सकता और वो भी हमारी तरह अंधेरे में डर रहा हो और भटक गया हो। अनीता को भी ये बात सही लगी। राज ने फिर एक बार उसी अंधेरे में झांका और उसने कहा, मैं जो पूछूं उसका जवाब ताली बजा के दे देना। 1 ताली का मतलब हाँ और 2 ताली का मतलब ना। मंजूर है? एक आवाज ने उसके सवाल का जवाब दिया। ताली की आवाज सुनकर दोनों के जान में जान आई कि चलो कोई इंसान ही है। राज ने सोचा अगर किसी की मदद हो जाए तो ठीक ही है। उसने पूछा,
क्या तुम रास्ता भटक गए हो? जवाब आया। राज और अनीता ने सोचा तक नहीं था कि ऐसा जवाब भी मिल सकता है। राज फिर चिल्लाया, तो क्या यह घर तुम्हारा है? जवाब आया। डरे हुए राज का अगला सवाल था, तुम आदमी हो कि औरत? इसके जवाब ने उनको और डरा दिया। तो क्या तुम इंसान हो? इस जवाब के बाद एक आवाज और हुई। राज ने फिर पूछा कि तुम कितने लोग हो बाहर? राज के सवाल का इससे डरावना जवाब नहीं हो सकता था। जब तालियों की आवाज राज ने अपने कानों से सुनी, एक बात जो राज ने अनीता को तक नहीं बताई थी कि मरने के बाद भी उसे उसके दादाजी दिखाई देते थे, और अगर राज किसी मुश्किल में हो तो वो उसे रास्ता भी दिखाते थे। एक तरफ जहां राज और अनीता डर के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, वहीं बाहर तालियां अब भी बज रही थीं। तभी राज को उसके दादाजी दिखाई दिए, जो उसी दीवार की ओर देख रहे थे जिस पे ताजे खून से लिखा था, मौत, मौत, मौत। उस दीवार की ओर देखते ही राज और अनीता को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दीवार की ओर कदम बढ़ाने के अलावा कोई और तरकीब सूझी ही नहीं राज को। उसके कदम दीवार की ओर बढ़े। उसने हाथ लगाकर देखा तो दीवार पे लगा खून अब सूख चुका था। और एक और अजीब सी बात थी, दीवार की सतह समतल नहीं थी बल्कि ऊबड़ खाबड़ थी। हाथ जरा जोर जोर से मारा राज ने तो दीवार हल्की सी धंस गई। हालात कुछ भी हो, अनीता की जिम्मेदारी राज पे थी। राज ने दीवार से हाथ पीछे खींचा कि तभी किसी ने आकर जैसे अनीता को धक्का सा दिया और अनीता सीधा जाके राज पे गिरी। उस धक्के से दोनों दीवार पे टकराए और उस दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। सुराख के होते ही उस कमरे में एक सड़न सी भर गई। एक पल को भी रुकना वहां दुभर था। फोन टॉर्च और जलती हुई लकड़ियों की मिलीजुली रोशनी में राज और अनीता ने जो देखा, वो देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दीवार में लाशें चुनी हुई थी, किसी का हाथ, किसी का पैर, तो किसी का सर। सली घड़ी हालत में कंकाल बनी उस कम रोशनी में बहुत खौफनाक दिखाई दे रही थी। ये देखते ही अनीता की खौफ से चीख निकल पड़ी और वो बेतहाशा होके भागी वहां से, कमरे से बाहर निकलने को। राज ने उसे पकड़ा तो छूट के भागने की कोशिश करने लगी। राज ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके दादाजी उसे इशारा कर रहे थे कि कोई इस कमरे से बाहर ना निकल पाए। राज ने जब यह बात अनीता को बताई तो वो और डर गई। उसने राज को पूरे जोर लगाकर धक्का दिया और बाहर की ओर भागी, और वो सीधे कमरे के बाहर जाकर ही रुकी। राज उसे पुकारता रहा, अनीता बाहर मत जाओ, अंदर आ जाओ। अनीता सुनो मेरी बात, बाहर तुम्हें खतरा है, बाहर मत जाओ। राज उसे पुकारते हुए दरवाजे तक पहुंचा तो उसे अनीता कहीं नहीं दिखी। उसने एक बार पलट कर देखा तो दादाजी का इशारा अभी भी वही था, कमरे के अंदर रुके रहने का। राज क्या करे, अनीता को कैसे अंदर बुलाए? वो सोच ही रहा था कि उसे अनीता की आवाज एक और बार सुनाई दी। अब राज अपने आप को रोक ही नहीं सकता था। अनीता को बचाने के लिए वो अपना पांव दरवाजे के बाहर रखे, उससे पहले सामने से आती हुई अनीता उसे दिखाई दी। राज के जान में जान आई। वो बोला, अनीता जल्दी अंदर आओ, बाहर रहना ठीक नहीं, अंदर आओ जल्दी। दरवाजे के उस पार खड़ी अनीता उसे गुस्से से देख रही थी। वो थोड़ा आगे आई और मुंह फेर के खड़ी हो गई। उस कमरे से कदम बाहर न निकालते अंदर ही खड़े खड़े राज ने अनीता से कहा, अनीता मजाक का वक्त नहीं है ये, देखो अंदर आ जाओ, सुबह होने ही वाली है। सुबह होने के साथ ही यहां से हम निकल जाएंगे अनीता, अंदर आ जाओ अनीता। ये सुनते के साथ ही अनीता जैसे पागल सी हो गई। वो राज की ओर पलटी और उसे बाहर की ओर बुलाने लगी। राज, राज, बाहर आओ राज, मेरे पास चलो, बाहर आओ राज, हमें घर जाना है ना, बाहर आओ राज। वो दिखने में पूरी की पूरी अनीता ही थी।
लेकिन इसके बावजूद भी वो अनीता नहीं थी। राज को कुछ तो अलग लग रहा था उसमें। ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। ये देखते ही राज ने तुरंत अपने पैर पीछे कर लिए और पूरी रात उस कमरे में उसे अनीता के पुकारने के बावजूद उसने पैर बाहर नहीं रखा। धीरे धीरे सुबह का उजाला हुआ। सूरज की किरणों के साथ ही सारी आवाजें बंद हो गईं। सुबह होते ही अनीता को पुकारते पुकारते राज उस कमरे से बाहर निकला। वो चारों तरफ अनीता को पुकारते पुकारते उसे खोज रहा था। कुछ दूर जाते ही एक पेड़ के नीचे उसे अनीता की लाश दिखाई पड़ी। बड़ी मुश्किल से राज उस जंगल से बाहर निकल पाया। पुलिस केस हुआ तो पता चला कि एक समय वो इलाका लुटेरों का हुआ करता था। वो लुटेरे लोगों को लूट कर मार देते थे। एक दफा एक बारातियों की बस वहां से गुजर रही थी, जिस पर उन लुटेरों की नजर पड़ गई। उन लुटेरों ने उस बस को लूट लिया और सब लोगों को मारकर उस घर में दफना दिया। वो बस और बारात पास के ही गांव की थी। जब गांव वालों को बात का पता लगा तो उन्होंने एक एक लुटेरे को ढूंढ ढूंढ कर उसी घर के पास लाकर मार डाला और उन्हें भी उसी घर के इर्द गिर्द गाड़ दिया गांव वालों ने। आत्माओं के बारे में सुन अक्सर इंसान डर जाता है, लेकिन अगर उस रात बाहर ताली बजाकर जान लेने वाली लुटेरों की आत्माएं थीं, तो अंदर राज के साथ उसके दादाजी और दीवारों में चुने हुए कुछ ऐसे लोगों की आत्माएं थीं जो दीवार पर मौत 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 लिखकर उसे चेतावनी दे रही थी कि बाहर खतरा है, लेकिन उनकी सीमा उसी कमरे तक सीमित थी जहां उन्हें चुनवाया गया था। और इसी बात को अनीता समझ न सकी, ना ही उसने राज की बात मानी। बदले में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। किसी ने सही कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन तब तक जब हम उन्हें सुनते और मानते हैं। वैसे अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ सस्पेंस हिंदी की ये कहानी यही खत्म होती है। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।